नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड दौरा, आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी। उच्च अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड को अभी तक क्यों नहीं मिली केंद्र से मदद। मॉनसून में इस बार हुआ करोड़ों का नुकसान। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के गठन की तैयारी, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 5 अन्य फैसलों पर लगी मुहर। और साफ हुई राजधानी देहरादून की आबोहवा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग में टॉप 20 शहरों में देहरादून को मिला स्थान। ऋषिकेश रैंकिंग में भी हुआ है सुधार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही प्रभावितों से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि पहले ये बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर क्या कुछ किया है। रिपोर्ट देखिए। फाइनल हुआ पीएम मोदी का दौरा। कल उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। विपक्ष उठा रहा सवाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 11 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधे आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं लगभग 1 घंटे के सर्वेक्षण के बाद 5 बजे वापस जौलीग्रांट आएंगे और इसके बाद वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही कुछ आपदा पीड़ितों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, जिसके बाद देर शाम 6 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली वापस रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को उत्तराखंड बीजेपी भी खास मान रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का मानना है कि प्रदेश ने केंद्र से तकरीबन 6000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मददगार साबित होगा। देखिए, जिस तरह इस बार आपदा आई है, जिस प्रकार की क्षति उत्तराखंड में हुई है, तो लगभग 6000 करोड़ का नुकसान हम लोगों ने आंका है, 5700 कुछ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बीच में दौरा, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का रहेगा, ये उम्मीदें लेकर आया है। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने वहाँ से क्षतिपूर्ति मांगी है और केंद्र से जो मदद मांगी है, निश्चित तौर पर बढ़ा करके हमको मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इससे बहुत राहत उत्तराखंड को मिलने जा रही है। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारी का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री पहले बताएं कि उत्तराखंड में आई इस भीषण आपदा के लिए अभी तक उन्होंने क्या किया। नहीं, दौरा करने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि दौरे में क्या कहेंगे, वो क्या घोषणाएं की है, क्या हुआ धराली का, क्या हुआ थराली का, क्या हुआ नारायणगढ़ का, क्या हुआ उत्तरकाशी का, कहाँ कहाँ क्या हुआ। पहले जोशीमठ का जो पैकेज आपने दे दिया था, जोशीमठ की आज क्या स्थिति हो रही है। कथनी और करनी का जो फर्क 2014 से इस भाजपा ने किया है, कम से कम मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड में वो जो है आपदा पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने ना आए। आज से पहले आपने कुछ नहीं किया। आप क्या उनको संतावना देने आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? आपने क्या किया उनके? आज भी जो है 50-100 फुट नीचे जो मलबा वहां पर धराली में दबा पड़ा है, जो लोग दबे पड़े, कितने लोगों की कैजुअल्टी होगी आपने बताया कुछ? क्या आंकड़े जारी किए हैं आपने अभी तक? जो आपको करना चाहिए था, आपको मतलब मोदी जी आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये 2014 में लोगों ने देख लिया है, 2019 में देख लिया और 2024 में देख लिया। अब लोग समझ गए हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री 11 सितंबर यानी कल आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो चला है। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद आपदा प्रभावित लोगों को कब तक राहत मिल पाएगी, या फिर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप सच साबित होते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। ऐसे में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले ने जिला अधिकारी को चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। ज्योति रौतेला ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। राज्य में बलात्कार, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाएं बढ़ रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सड़कों की हालत खराब है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल पीएम मोदी से मिलना चाहता है। हम चाहते हैं कि प्रदेश की महिलाएं, हमारे संगठन की कुछ महिलाएं उनसे मिलना चाहती हैं, उनको बताना चाहती हैं कि हमारे प्रदेश में क्या पीड़ाएं हैं। आज हमारा प्रदेश पूरे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के ऊपर दुराचार की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। युवाओं को रोजगार नहीं है। प्रदेश आपदा में ग्रसित है। हर तरीके से प्रदेश में लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कई जगहों पे सड़कें नहीं हैं। और पिछले 8.5 साल से भाजपा की सरकार यहाँ पे काबिज है। उन्होंने क्या काम करे और उनको क्या काम करने चाहिए, उसकी सलाह देने के लिए हम प्रधानमंत्री के पास जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें मुख्य रूप से राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के गठन की तैयारी को लेकर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, कैबिनेट बैठक में आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड गठन को मंजूरी दी गई। बसों का रखरखाव और संचालन करेगी कंपनी। नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता कार्यालय में 2 पदों को मंजूरी मिली। आशु लिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के लिए 1 पद और आशु लिपिक का 1 पद सृजन करने को मंजूरी दी गई। उधम सिंह नगर जिले में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कॉलोनी और व्यवसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर, महरोला, रुद्रप्रयाग में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर को आवंटित करने को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड सेवा का अधिकार का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन 2023 व 24 को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 जिलों में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार में सब्सिडी दिए जाने की योजना को मंजूरी दी है। अब 2,25,85,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशु लिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद उधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर जमीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी 9.9 हेक्टेयर। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। कुक्कुट आहार सब्सिडी परियोजना जो पशुपालन विभाग की एक स्कीम है, राज्य में पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी को दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साथ ही साथ पलायन रोकने और प्रोटीन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से, चूँकि हमारे पर्वतीय जो जनपद हैं वहाँ पर जो कुक्कुट फीड जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक होती है, तो वहाँ पर जो मुर्गी उत्पादन है, मुर्गी पालन जो है अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हो जाता है। उसको सब्सिडाइज करने की जो योजना है उसको माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और 3,000 तक की अगर कोई मुर्गी का पालन करता है तो जो चारा उसके लिए जो फीड खरीदेगा उस पर 10 रुपये की सब्सिडी प्रति किलो मिलेगी।
भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हुए तख्तापलट के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने की माने तो नेपाल से सटे इलाकों में सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी और स्थानीय पुलिस को संयुक्त रूप से गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। नेपाल में जो हिंसा जो जारी है और जो है उससे हमारी जो सरहदी जनपद है, इस संबंध में कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जो है वो समस्त जो है उत्तराखंड पुलिस के साथ जो है सरहदी जो हमारे नेपाल से सटे हुए जिले हैं उनके साथ जो है एक विस्तृत वीसी के माध्यम से चर्चा की गई, जिसमें जो है वो निर्देश दिए गए कि जो हमारी वहाँ पर सतर्कता बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग चेकिंग बढ़ाई जाए और जो है सोशल मीडिया है इस पर भी हम लोग अलर्ट रहे। तो इसमें जो है हमने जो एसएसबी लगी हुए उनके साथ भी जो है समन्वय बनाते हुए जो है ज्वाइंट पेट्रोलिंग उत्तराखंड पुलिस इनके साथ मिलकर कर रही है और अतिरिक्त जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार धीमी होने के बाद चारधाम यात्रा की रफ्तार तेज हो गई है। 15 सितंबर से हेली सेवा भी शुरू होने जा रही है, लेकिन यात्रा के इस दूसरे चरण में श्रद्धालु को महंगाई का झटका लगने वाला है क्योंकि हेलीकॉप्टर के किराए में 49% तक बढ़ोतरी कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। चारधाम हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी, केदारनाथ पहुंचना अब हुआ महंगा। 49% महंगी हुई हेली सेवा। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान धीमी पड़ी चारधाम यात्रा की रफ्तार में बरसात रुकने के बाद अब तेजी दिखने लगी है। यात्रा के इस दूसरे चरण में श्रद्धालुओं की भीड़ चारों धामों में बढ़नी शुरू हो गई है, जबकि यात्रा के लिए हेली सेवा को भी 15 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। हालांकि यात्रा के इस दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को महंगाई का झटका लगने वाला है क्योंकि इस बार उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा के किराए में 49% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके पीछे उन्होंने डीजीसीए के उन निर्देशों को बताया है जिसमें डीजीसीए ने उत्तराखंड में सुरक्षित हेली सेवा यात्रा के लिए सेटल सेवाओं को नियमित करने के निर्देश दिए थे। यूकाडा के सीईओ का कहना है कि यात्रा के दूसरे चरण के लिए हेली सेवाओं में डीजीसीए के निर्देशों के बाद शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट किया गया है। जैसा कि डीजीसीए के इंस्ट्रक्शंस थे तो शॉर्ट टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म हमें कुछ इम्प्रूवमेंट के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे डीजीसीए की तरफ से और शटल सर्विस को तब तक के लिए पोस्टपोन रखा गया था। तो इसी क्रम में हम लोग अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे काम किया है हम लोगों ने, जैसे पीटीजेड कैमरास का नंबर बढ़ाया गया है, वीएचएफ सेट या एटीसी का जो एक कंट्रोल रूम बनना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से और उसमें आईएमडी के लोगों को बैठाया जाना है या कॉन्टीन्यूसली आपके चॉपर कंपनीज़ के ऑपरेशंस को हम लोगों को मॉनिटर करना है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करते हुए हमारी कंप्लायंस रिपोर्ट डीजीसीए को सबमिट हो रही है और ये अपेक्षा है कि 15 सितंबर से हमारी यात्रा आरंभ होने की पूरी संभावना है। इसी क्रम में हम लोगों ने, क्योंकि पहले 9 ऑपरेटर्स थे, अभी 7 ऑपरेटर्स के साथ हम लोग फ्लाई कर रहे हैं और डीजीसीए के इंस्ट्रक्शंस में 30% रिडक्शंस के लिए कहा गया है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हुए 8 घंटे की जो फ्लाइंग है 7 ऑपरेटर्स की और जो उनके आर्ली शटल्स का नंबर भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो उसी क्रम में हम लोग प्राइस हाइक भी कर रहे हैं। लगभग 49% के आसपास का इंक्रीज हो रहा है। चारधाम यात्रा में दूसरे चरण में बढ़ा हेली सेवा का किराया। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा किराए में की गई 49% बढ़ोतरी। गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को अब 12,444 रुपए करने होंगे खर्च। फाटा से केदारनाथ धाम जाने के लिए अब 8,900 का मिलेगा टिकट। सिरसी से केदारनाथ धाम जाने के लिए खर्च करने होंगे 8,400 रुपए। डीजीसीए के निर्देशों के बाद हेली शटल सेवाओं को किया गया कम। 250 शटल सेवाओं की जगह अब शटल सेवाओं को किया गया 184। यात्रा के दूसरे चरण में 7 हेली कंपनियां 8 घंटे दे सकेंगी सेवाएं। बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद एक के बाद एक 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं सामने आई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए डीजीसीए ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को हेली सेवा के संचालन में कई सुधारों के निर्देश दिए थे।
लेकिन हेली सेवा के संचालन में सुरक्षित यात्रा का अनुभव करने के लिए जो बदलाव किए गए हैं, उसके बाद यात्रा किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। काशी से 12,444 रुपये का प्रपोज रेट है और सिमिलरली फाटा और सिरसी में 8,000। हाँ, इससे पहले के जो रेट्स हैं वो 6,000 और 8,000 के आसपास थे। 49% का। फाटा से केदारनाथ का 8,500 के आसपास है और सिमिलरली सिरसी का भी उतना ही 8,900 8,500 के आसपास। ये इंक्लूडेड ही है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में हेली कंपनियों के किराए में बढ़ोतरी की गई है, जिसके लिए यूकाडा ने डीजीसीए के निर्देशों को वजह बताया और यात्रा के संचालन में भी कई बदलाव किए। लेकिन सवाल ये है कि यात्रा के पहले चरण में मानकों की अनदेखी करके हेली कंपनियों को यात्रा करने की अनुमति क्यों दी गई, और अगर पहले चरण में यात्रा सुरक्षित थी तो दूसरे चरण के लिए किराया क्यों बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसे हुए, उन पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। वहीं टिहरी की जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां के लोगों की समस्याओं को सुना। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने ग्राम पंचायत भिगुन, तिनगढ़, जखाना, गेमवाली गांव को जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क, कोट विशन समेत कई क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के भी निर्देश दिए। हम लोग भिजवाएंगे, अभी वैकल्पिक पुल हमारा बन जाएगा। दूसरा, जो पीछे गांव वालों से जब बात हुई तो उन लोगों ने 3 महीने का राशन एक साथ ही उठा लिया है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि अभी भी जैसे हमें लगता है कि थोड़ा मौसम खराब है, तो हम अगले 2 महीने का राशन इसी महीने में वितरण कर देंगे। और यहाँ पे जैसी वैकल्पिक क्षतिग्रस्त पुल जो हमारा है वो बन जाएगा, तो सबसे पहला काम हमारा राशन पहुंचाने का ही होगा। अन्यथा हमने, वैसे प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, तो कोशिश करके हम जो भी उनको भी हेल्प दे सकते हैं वो भी हम जरूर दें। आज बैठक थी हमारे, पहले तो उसमें तहसील में बैठक थी, तो वहाँ पे जितने भी मामले थे आपदा के, उस संबंधित उसमें विचार किया गया क्या उसकी समाधान हो सकता है। चाहे वो हमारा थारथी वाला मामला हो, चाहे वो बूढ़े केदार वाला हो, और चाहे आपका हमारा ये सरोड़ा वाला हो, सब पे थोड़ा सा चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया और उसका आगणन बनाने को तैयार किया गया है। और राजधानी देहरादून के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वे के आंकड़ों में राजधानी देहरादून को शीर्ष 20 शहरों में जगह मिली है। बता दें कि देहरादून ने इस बार 19वीं रैंक हासिल की है, जबकि पिछले साल शहर 37वें स्थान पर था। आपको बता दें कि देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल का कहना है कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं और आगे भी लगातार रैंकिंग में सुधार हो, इसकी कोशिश जारी रहेगी। जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है उसके अंतर्गत स्वच्छ वायु सप्ताह में जो देश भर के 130 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है और उसी में देहरादून को अपनी श्रेणी में इस वर्ष 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। विगत वर्ष ये 37वां स्थान प्राप्त हुआ था और हमें 126 अंक मिले थे। इस बार हमने 171.7 अंक प्राप्त किए हैं और लगातार जो एनकैप के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां निर्धारित की गई हैं उनको धरातल पर उतारा गया है। देहरादून ने विगत 8 माह में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। कुछ हमारे अभी भी क्रियान्वयन की स्थिति में है और उनको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और निश्चित रूप से अगले वर्ष इसमें और सुधार की स्थिति बनेगी। रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा ने रामनगर स्थित रामलीला मैदान में इंटरलॉकिंग टाइल्स के कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवरात्र से पहले इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि रामलीला के आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कई अन्य विकास कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही विधायक प्रदीप बत्रा ने मेयर के साथ चल रही तनातनी की खबरों को भी खारिज किया है। रामलीला ग्राउंड हमारा ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पर हर वर्ष रामलीला होती है। मैं बताऊँ कि 65 साल से लगातार रामलीला चल रही है यहाँ पर, तो इस बार भी रामलीला समय पे शुरू होनी है, तो उसके तहत ही हम लोगों ने यहाँ पर इंटरलॉक टाइल्स लगा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु आते हैं रामलीला देखने और भजन सुनने उनको दिक्कत ना हो बैठने में। बारिश के समय काफ़ी यहाँ पे दलदल हो जाती है, तो उसके तहत यहाँ पर कमेटी द्वारा मेरे से रिक्वेस्ट करी गई थी, तो यहाँ पर टाइल्स का कार्यक्रम चल रहा है और रामलीला के शुरू से पहले यहाँ पर टाइल्स जो है कलर टाइल्स लगा दी जाएगी।
मसूरी के भट्टाफोल रोपवे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के अलावा नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभ्यास किया है। इस मौके पर रोपवे में यात्रियों के फंसे होने की सूचना के बाद फौरन राहत बचाव कार्य कर उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि मसूरी में 2 रोपवे का संचालन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक आकर इसका आनंद लेते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा लगातार इसकी सुरक्षा को लेकर खासी कदम उठाए जाते हैं। समस्त ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इकट्ठा है। मॉक का मेन मोटिव ये होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना। इफ़ इन केस यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर एक केबल कार नीचे गई थी, वहाँ पर कुछ टूरिस्ट थे और वो केबल कार में फंस गए थे। अब उनको निकालने के जो अलग अलग तरीके थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, इन सब ने मिलके जो विक्टिम को उसको इवैक्यूएट किया पुली के माध्यम से, रोप के माध्यम से। और उसके बाद जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अल्पाइन स्ट्रेचर रखा हुआ है और ये अल्पाइन स्ट्रेचर भी फोल्डेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। इसके माध्यम से भी हमने विक्टिम को सेफली इवैक्यूएट किया गया है इस मॉक एक्सरसाइज में और उसको एम्बुलेंस तक ले जाया गया है। जिसको सिनेरियो में जिसको छोटी मोटी चोट लगी थी उसको एमएफआर का फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए फर्स्ट एड का भी उपचार दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। जानकारी के मुताबिक ये राहत सामग्री 11 ट्रकों के जरिए पीलीभीत से हल्द्वानी पहुंची है, जिसे अब आपदाग्रस्त इलाकों में भेजा जा रहा है। इस मौके पर पीलीभीत के एसडीएम मयंक गोस्वामी ने कहा कि यूपी सरकार संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है। ये राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा 3800 किट जो कि उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरित करने हैं, उनके किट बनवाकर यहाँ भेजे गए हैं, जिसमें सूखा राशन, 1 सप्ताह का जो राशन एक गृहस्थी को आवश्यक होता है, ऐसे 3800 किट यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं राजधानी देहरादून के जाखन क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की एक घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक युवती पिछले 10 दिनों से अपने दोस्तों के साथ रह रही थी। ऐसे में परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि युवती लगातार अपने भाई के संपर्क में थी। मंगलवार को भी युवती का फोन आया था, लेकिन बुधवार सुबह दोन अस्पताल से उसकी मौत की खबर मिली है। उन्होंने बताया कि उसे आज सुबह 5 बजे भर्ती कराया गया, जहां परिवार को जानकारी मिली कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उसे भर्ती कराया गया था। भाई मैं सुबह आऊंगी कल। उसने मेरे को शाम को 5 बजे मैसेज करा, भाई मैं तेरे को 1000 रुपए कर रही हूँ, मुझे कल जरूरत पड़ेगी, तू मुझे कल दे दियो। उसने मेरे को 1500 रुपए करे और फिर मैं 11 बजे मेरे को फोन आता है कि क्या बोलते हैं, भैया आपकी बहन की बहुत तबीयत खराब हो रही है, मैं इमरजेंसी में आप जल्दी आओ। तो मैं आ गया और वो हालांकि क्या बोलते हैं वो लेके आ रखे हैं 5 बजे के सुबह। मैं आता हूँ, मेरी बहन मरी भी। मतलब आपकी बहन को यहाँ पर कब लेके आए थे हॉस्पिटल? ये सुबह का ला रखे हैं। कल सुबह या निष्ठा सिंह। कल सुबह कितनी है? आज सुबह। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? निष्ठा। उम्र 20 साल होगी। ये जो 2 लोग हैं जिसको आप बता रहे हैं, उन्होंने अपने कमरे में आपकी बहन को रखा हुआ था, ये कौन लोग हैं? ये दोस्त हैं, दोस्त बने हुए हैं। किसके? उसके, मेरी बहन के। अच्छा, तुम्हारी बहन घर से क्या कह के गई थी और कब गई थी? मेरी बहन ड्यूटी जाती थी, जॉब जाती थी। अब मुझे ये पता चल रहा जॉब भी छोड़ रखी थी। कहाँ करते थे जॉब? कहाँ जॉब करती? जॉब ये यहीं पे कर रही थी, करणपुर में। दिनेशपुर के शिशु मंदिर विद्यालय में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय विधायक अरविंद पांडे के साथ ही पश्चिम बंगाल से आए विधायक पार्थ चटर्जी ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के आदर्शों को याद किया और बच्चों को उनका हौसला भी बढ़ाया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती के इस शुभ अवसर पे और एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम के तहत हमारे बदलाव से आए हुए हमारे माननीय विधायक जी, मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नई पीढ़ी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के जीवन से सीखते हुए कि उन्होंने जीवन में अपने देश के लिए और विशेष तौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए जो गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया, उनके परिवार ने किया, उस इतिहास को हमको याद करते हुए नई पीढ़ी को आगे बढ़ना है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड दौरा, आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी, उच्च अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक।
पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड को अभी तक क्यों नहीं मिली केंद्र से मदद, मानसून में इस बार हुआ करोड़ों का नुकसान। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के गठन की तैयारी, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी, 5 अन्य फैसलों पर लगी मुहर। और साफ हुई राजधानी देहरादून की आबोहवा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग में टॉप 20 शहरों में देहरादून को मिला स्थान, ऋषिकेश रैंकिंग में भी हुआ है सुधार।